नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर 40। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा बुलेटिन जहां आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट अंदाज से। तो अगर आपने अपने दिन भर के बिजी शेड्यूल में और कामकाज के चक्कर में मिस कर दी हैं दिन भर की खास खबरें, अहम अपडेट्स, तो आ जाइए जी बिजनेस पर। यहां कारोबार से लेकर राजनीति, राज्यों की बड़ी खबरों से लेकर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और देश दुनिया का हाल आपको मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40। सबसे पहले कारोबार की खबरें। यूक्रेन संकट का बाजार पर दबाव बरकरार है। बाजार में आज शुरुआत में कुछ तेजी देखने को मिली, लेकिन ये शुरुआती तेजी टिकती नजर नहीं आई और अंत में बाजार लाल निशान में बंद हुआ। आज के कारोबार में ऑटो, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में गिरावट देखने को मिली। मेटल, पावर, आईटी, तेल, गैस शेयरों में खरीदारी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 366 अंक टूटकर 55,103 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 108 अंक टूटकर 16,498 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 428 अंक टूटकर 34,944 के लेवल पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स 453 अंक ऊपर 55,921 पर खुला था। इसने 55,996 का ऊपरी और 54,931 का निचला स्तर बनाया। गिरने वाले प्रमुख स्टॉक्स में डॉक्टर रेड्डीज, मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, नेस्ले और आईसीआईसीआई बैंक 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। इनके अलावा एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, टाइटन और रिलायंस भी गिरावट में रहे। बढ़ने वाले प्रमुख स्टॉक्स में पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, विप्रो, एचसीएल टेक, आईटीसी, टीसीएस, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक और सन फार्मा रहे। आज अल्ट्राटेक का शेयर 6.6%, जबकि एशियन पेंट्स 5% से ज्यादा टूटकर बंद हुए। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल में उबाल जारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $119 के पार पहुंच गया। ओपेक देशों की ओर से कच्चे तेल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ने के फैसले से कीमतों में तेजी जारी है। करीब एक हफ्ते में क्रूड का भाव 20% तक चढ़ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिख सकता है। संभावना जताई जा रही है कि 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने 14,500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। इसमें से कंपनी प्रमोटर्स से 4,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके लिए कंपनी प्रमोटर को 340 करोड़ शेयर जारी करेगी। ये शेयर ₹13.30 प्रति शेयर के भाव पर जारी होंगे। साथ ही कंपनी सिक्योरिटीज जारी कर 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके साथ ही बोर्ड ने 26 मार्च को कंपनी की एजीएम बुलाने की भी मंजूरी दे दी है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए आज का दिन खास है और वो फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। एनएसई के इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी एनएसई आईएफएससी में कुछ चुने हुए अमेरिकी स्टॉक्स में ट्रेडिंग शुरू करने का ऐलान किया है। इसकी सुविधा एनएसई आईएफएससी प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाएगी। अमेरिकी स्टॉक्स की ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट और होल्डिंग पूरी तरह से आईएफएससी अथॉरिटी के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के तहत होगी। फिलहाल 8 अमेरिकी स्टॉक्स अल्फाबेट, अमेजॉन, टेस्ला, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नेटफ्लिक्स और वॉलमार्ट शामिल हैं। इन्वेस्टर्स गिफ्ट सिटी में खुले अपने डीमैट खातों में डिपॉजिटरीज रिसीट होल्ड कर सकेंगे। बैटरी बनाने वाली कंपनी एवरेडी इंडस्ट्रीज के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आदित्य खेतान और मैनेजिंग डायरेक्टर अमितांशु खेतान ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, बर्मन ग्रुप की ओर से कंपनी के लिए ओपन ऑफर आने के बाद दोनों ने इस्तीफा दिया। एवरेडी ग्रुप कोलकाता की पुरानी कंपनी है जो बैटरी और फ्लैश लाइट बनाती है। बर्मन फैमिली 604 करोड़ रुपए में एवरेडी में 26% हिस्सेदारी खरीदेगी। एवरेडी में बर्मन ग्रुप पहले से ही 19.85% हिस्सेदार हैं। अब बर्मन ग्रुप 320 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ओपन ऑफर लाए हैं, जिसके तहत वो 11,38,000 शेयर खरीदेंगे। बढ़ते आगे, फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के बीच कोर्ट के बाहर मामला सुलझने पर सहमति बनती दिख रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को 12 दिन का समय दिया है ताकि वो किसी फाइनल निर्णय पर पहुंच सकें। अमेजॉन के सीनियर वकील गोपाल सुब्रमण्यन ने कहा कि वो एक सॉल्यूशन दे रहे हैं जिसके जरिए इसे हल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को 15 मार्च को फिर से सुनेगा। तब तक तीनों पार्टियों रिलायंस, अमेजॉन और फ्यूचर रिटेल को सेटलमेंट का रास्ता निकालने को कहा है। इधर
रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत डिजाइन और विकास के लिए भारतीय इंडस्ट्री को 4 प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की है। इनमें आर्मी के लिए लाइट टैंक, भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ भारतीय वायुसेना के संचार उपकरण, ग्राउंड आधारित सिस्टम के साथ एयरबॉर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड और एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद अब इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर्स के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करवाना जरूरी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सड़क दुर्घटना से जुड़ी रिपोर्ट को तय समय सीमा में तैयार करने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पुलिस दुर्घटना स्थल की वीडियोग्राफी करेगी और दुर्घटना के 48 घंटों में इंश्योरेंस कंपनी और क्लेम ट्रिब्यूनल को सूचना देगी। साथ ही डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट में भी 60 दिनों के भीतर सौंपना होगा। नए नियमों से फर्जी दावों पर लगाम लगेगी और दावों का निस्तारण तेजी से होगा। मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी अल्ट्रा लग्जरी कार मेबैक एस क्लास लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए है। ये अपने दमदार इंजन के लिए भी दुनिया भर में जानी जाती है। मर्सिडीज मेबैक एस क्लास के इंपोर्टेड मॉडल 680 की कीमत 3 करोड़ 2 लाख रुपए है। मर्सिडीज नई मेबैक एस क्लास का स्थानीय रूप से उत्पादन महाराष्ट्र में अपनी चाकन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में करेगी। मर्सिडीज भारत में मेबैक एस क्लास एडिशन बनाएगी, जबकि S660 वर्जन इंपोर्ट किया जाएगा। ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले 24 घंटे में भारत के लिए 6 उड़ानें रवाना हुई हैं। इस अभियान के तहत अब तक 3500 से अधिक नागरिकों को वापस बुलाया जा चुका है। एडवाइजरी जारी होने के बाद से 18,000 भारतीयों ने यूक्रेन की धरती छोड़ दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी कि बुखारेस्ट, सुसेवा, कोसिसे, बुडापेस्ट और रेज्जो से 19 उड़ानों की मदद से 3,726 भारतीयों को आज वापस लाया गया। अब सिर्फ करीब 2,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की। इस मुलाकात में यूक्रेन से लौटे यूपी के अलग अलग इलाकों के छात्र शामिल हुए। छात्रों ने पीएम से अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार उनके भविष्य का ख्याल रखेगी। पीएम मोदी ने कहा कि वहां फंसे सभी छात्रों को भारत लाना उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस ने दावा किया कि यहां कुछ भारतीय छात्रों को बंधक बनाया गया। हालांकि कुछ ही घंटे बाद भारत ने रूस के दावों का खंडन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की कोई खबर नहीं है। सरकार ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास अपने फंसे हुए नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है। सरकार को युद्ध प्रभावित यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने के लिए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज उस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत सरकार भारतीयों को निकालने के लिए अपना काम कर रही है और वो इस पर कोई निर्देश नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें छात्रों के साथ सहानुभूति है, लेकिन वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध रोकने का निर्देश नहीं दे सकते। यूक्रेन के ताजा हालातों पर आज विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें 6 दलों के 9 सांसद शामिल हुए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारतीय नागरिकों की निकासी और युद्ध को लेकर विपक्षी नेताओं के सवालों के जवाब दिए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बैठक में चीन और पाकिस्तान के रूस के करीब आने का मुद्दा उठाया। हालांकि उन्होंने कहा कि प्राथमिकता अभी यूक्रेन के से छात्रों को निकालना है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमें प्रतिक्रिया में देर हुई और एडवाइजरी भ्रमित कर रही थी। कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में मतदान से दूर रहने के सरकार के रुख का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में आज 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक 53% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आज बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया जिले में मतदान हुआ। 2017 में इन सीटों पर 56% वोट पड़े थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज पीएम मोदी ने जौनपुर के TD कॉलेज में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी लंबे समय से ही नीति, नियत तथा निष्ठा पर काम करने वाली पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने सबका साथ लेकर सभी का विकास किया है। पीएम ने कहा कि बीजेपी का हर काम निष्ठा वाला होता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भी भेदभाव के योजनाओं को सभी तक पहुंचाया है। नीति, नियत, निष्ठा और नेतृत्व। भाजपा की नियत सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा की नीति है, जो भी योजनाएं बने वो हर लाभार्थी तक पहुंचे। पूर्वांचल के 7 जिलों में 7 मार्च को 7वें और अंतिम चरण का मतदान होगा। इसके लिए सभी दलों के दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। वाराणसी में आज समाजवादी पार्टी गठबंधन की रैली में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी शामिल हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में खेला होवे। उन्होंने मंच से सपा की जीत और भाजपा को खदेड़ने का नारा लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा हारी है, यूपी में भी भाजपा को हराना है। लास्ट टाइम खेला होवे, बंगाल में बीजेपी को हरा दिया। अब भी आपका चुनाव में खेला होगा, फिर हमारा भी खेला होगा और अखिलेश जीतेगा, उसका गठबंधन जीतेगा। बीजेपी हारेगा, हारेगा भाई हारेगा, बीजेपी हारेगा, जाएगा भाई जाएगा, बीजेपी जाएगा। चुनाव आयोग ने मणिपुर में 5 विधानसभा क्षेत्रों के 12 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इन सीटों पर 28 फरवरी को वोट डाले गए थे। मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश अग्रवाल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इन केंद्रों पर 5 मार्च को मतदान होगा। जिन मतदान केंद्रों में दोबारा मतदान होगा वो खुंद्र कपम, सैतू, थानलॉन, हेगलप और चुराचंदपुर विधानसभा क्षेत्रों में स्थित हैं। बयान में कहा गया है कि दोबारा मतदान पर विचार करने का मुख्य कारण मतदान के दौरान और बाद में उपद्रवियों की ओर से ईवीएम को नुकसान पहुंचाना है। देश भर में कोरोना के मामलों में आज फिर गिरावट देखने को मिली। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,561 नए मामले सामने आए। इससे पहले बुधवार को कोरोना के 7,554 मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना के नए मामलों के साथ ही मृतकों की संख्या घटी है। कोरोना से बीते 24 घंटे में 142 लोगों की मौत हुई है। वहीं बुधवार को 223 लोगों की जान गई थी। इस दौरान कोरोना से 14,947 मरीज रिकवर हुए। देश में कोरोना के एक्टिव केस भी तेजी से कम हो रहे हैं। सक्रिय मामले घटकर अब 77,000 रह गए हैं। और खबर 40 में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देश और दुनिया का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं खबर 40 और चलिए देश और दुनिया का हाल जानते हैं फटाफट अंदाज में। पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मामले में महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण से मना कर दिया है। राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वो महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ही कोई कदम न उठाएं। कोर्ट ने कहा कि पिछड़ेपन पर यह रिपोर्ट बिना उचित अध्ययन के तैयार की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को राहत नहीं मिली है। विशेष अदालत ने नवाब मलिक की ईडी की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। मलिक को ईडी ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया। आज ईडी के पास उनकी हिरासत की अवधि खत्म होनी थी, लेकिन कोर्ट ने नवाब मलिक की हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की आज शुरुआत हुई और पहले दिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने के विरोध का सामना करना पड़ा। राज्यपाल कोश्यारी जब सदन को संबोधित कर रहे थे तो एमवीए के विधायकों ने नारेबाजी की, जिसके कारण कोश्यारी को बीच में ही अपना भाषण छोड़कर जाना पड़ा। एमवीए के विधायकों का विरोध सदन के बाहर भी जारी रहा। विधायक राज्यपाल कोश्यारी के हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए कथित रूप से विवादास्पद बयान का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार लग्जरी कार ने गोल्फ कोर्स रोड पर 2 बाइक को टक्कर मार दी। दोनों बाइक पर स्विगी के 4 डिलीवरी बॉय सवार थे। चारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक चारों युवक डीएलएफ फेज 1 के चक्करपुर की ओर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक बिहार निवासी जितेंद्र मंडल, रजनीश मंडल, उत्तराखंड के गोपाल सिंह अधिकारी और मध्य प्रदेश के गोविंद एक रेस्टोरेंट से लौट रहे थे। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय इलाके कराईकल और पुडुचेरी के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज से लेकर अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी कहना है कि कम दबाव के क्षेत्र के गहरे दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है।
करण जौहर अपने प्रोडक्शन तले नए चेहरों को लगातार लॉन्च करते रहे हैं। आज उन्होंने एक और खास अनाउंसमेंट की जिसमें स्टार किड्स को लॉन्च किया। अपने प्रोडक्शन हाउस धर्मा के बैनर तले बन रही फिल्म बेधड़क से उन्होंने संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी शनाया कपूर को लॉन्च किया है। इसमें शनाया के साथ लक्ष्य लालवानी और गुरफतेह पीरजादा भी नजर आएंगे। बेधड़क को शशांक खेतान डायरेक्ट कर रहे हैं। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म जयेश भाई जोरदार 13 मई को इसी साल रिलीज होगी। इसका अनाउंसमेंट रणवीर ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए किया। उन्होंने लिखा कि नाम है जयेश भाई और काम है जोरदार। इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रेड्डी फेम शालिनी पांडे लीड रोल में नजर आएंगी। जयेश भाई जोरदार को दिव्यांग ठक्कर ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर पोन्नियन सेल्वन जिसे मणि रत्नम ने बनाया है 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी के साथ मेकर्स ने इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी आउट किया है। मेकर्स ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रोड्यूसर अली सुभाषकरण को जन्मदिन की शुभकामनाएं। गोल्डन एरा 30 सितंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगा। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी वीकडेज में भी अच्छा कारोबार कर रही है। फिल्म ने बुधवार को 6 करोड़ 21 लाख की कमाई की। वहीं शिवरात्रि के दिन यानी मंगलवार को फिल्म की कमाई 10 करोड़ के पार रही। इसी तरह महज 6 दिन में फिल्म ने 63 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अब फिल्म की निगाहें 100 करोड़ क्लब में शामिल होने पर है। इस साल के अंत में सलमान खान धमाल मचाने आ रहे हैं। खबरें हैं कि उनकी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली अब 30 दिसंबर को रिलीज होगी। बता दें कि इस फिल्म को जाने माने प्रोड्यूसर और सलमान खान के अच्छे दोस्त साजिद नडियाडवाला बना रहे हैं। फिल्म में सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े अहम किरदार निभा रही हैं। फिल्म को बच्चन पांडे बनाने वाले फरहाद समजी डायरेक्ट कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच शुक्रवार से मोहाली में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मैच के एक दिन पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विराट कोहली के 100वें टेस्ट पर उनको बधाई दी और कहा कि पूरी टीम इसे खास बनाएगी। रोहित ने पुजारा रहाणे के फ्यूचर को लेकर भी कहा और कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम अब भविष्य में दोनों के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारी नजरें उन पर बनी रहेंगी। इसके साथ ही कहा कि कोहली जैसा कोई नहीं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार को अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कोहली को शुभकामनाएं दी और उन्होंने बताया कि पहली बार कब उन्होंने विराट के बारे में सुना था। सचिन के अलावा सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने भी कोहली की जमकर तारीफ की। बीसीसीआई ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। भारतीय टेस्ट टीम से बाहर हो चुके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को बीसीसीआई के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में भी डिमोशन मिला है। इनके साथ साथ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी झटका लगा है। पहले इन तीनों खिलाड़ियों को ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, अब रहाणे और पुजारा को ग्रेड बी मिला है। वहीं पांड्या को ग्रेड सी में रखा गया है। विकेटकीपर बैट्समैन रिद्धिमान साहा को ग्रेड बी से डिमोट कर ग्रेड सी में डाल दिया गया है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के कारण रूस और उसका सहयोगी देश बेलारूस खेल जगत के निशाने पर हैं। दोनों देशों को सभी खेलों की इंटरनेशनल संस्थाओं ने लगभग पूरी तरह से बाहर कर दिया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनके ब्रॉडकास्ट राइट्स भी छीन लिए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सभी खेलों की इंटरनेशनल संस्थाओं से अपील की है कि माफ कीजिएगा, इंडियन ओलंपिक कॉरपोरेशन ने सभी खेलों की इंटरनेशनल संस्थाओं से अपील की है कि रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को किसी भी टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत ना दी जाए। पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्पिन गेंदबाजी सलाहकार फवाद अहमद कोरोना संक्रमित पाए गए। फवाद का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद वो अब 5 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट 4 मार्च को रावलपिंडी में शुरू होगा। फवाद अहमद पहले टेस्ट के बाद टीम के साथ जुड़ेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के परमाणु दस्ते को अलर्ट पर रखा है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूसी और विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि ये साफ है कि तीसरा विश्व युद्ध केवल परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि रूस भरोसा देता है कि वो किसी भी उकसावे में नहीं आएगा। इसके साथ ही लावरोव ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि परमाणु युद्ध का विचार रूस का नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और नाटो का है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि उनका ऐसा मानना है कि विदेशी नेता रूस के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रूस पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को अंत तक जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि रूस परमाणु युद्ध करने के पक्ष में नहीं है। साथ ही रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर नाजीवाद को सपोर्ट करने का आरोप लगाया। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि मॉस्को कभी भी यूक्रेन को अपने लिए खतरा नहीं बनने देगा।
यूक्रेन की सड़कों पर रूसी सेना भले ही बम गोला बारूद लेकर उतरी है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेनी नागरिक पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं जेलेंस्की की जनता रूसी टैंक के आगे सीना ताने खड़ी नजर आ रही है, तो वहीं पुतिन के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। कई शहरों पर रूसी सैनिकों को बंधक बनाया जा रहा है। कोनाटोप शहर में ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला, जहां एक रूसी सैनिक गुस्साई यूक्रेनी भीड़ के बीच फंस गया। दुनिया भर के देश जिस तरह से इस जंग में यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसी नाराजगी के तहत अब रूस ने अपने स्पेस रॉकेट से कई देशों के फ्लैग हटा दिए हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि रूस ने अपने स्पेस रॉकेट से अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के झंडों को हटा दिया। हालांकि रूस के स्पेस रॉकेट पर भारत का फ्लैग अब भी बरकरार है। बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 2 बार रूस के खिलाफ वोटिंग करने से इनकार किया है। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के बीच ताइवान चीन को लेकर डरा हुआ है। पूर्वी चीन सागर में चीनी पीएलए के लैंडिंग ऑपरेशंस को लेकर ताइवान ने चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ताइवान कहना है कि चीन ताइवान के ऊपर संदिग्ध सैन्य गुब्बारे भेज रहा है और इस गुब्बारे के जरिए वो ताइवान की गतिविधियों पर निगरानी रख रहा है। ताइवानी मीडिया ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले महीने ही जासूसी के लिए ये गुब्बारे तैनात किए हैं। और खबर 40 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।